दोस्तों आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हमारी एसे की क्लास होगी। एसे की क्लास के बारे में हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर पहले ही सूचित कर दिया था कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वह एसे की होगी और उसका विषय भी आपको बता दिया गया था पहले से ही, ताकि आप इस विषय की पहले से प्रैक्टिस कर सकें। और विषय क्या है? आज का विषय है हमारा साहित्य में लोक मंगल की भावना का औचित्य एवं महत्व। लगातार एसे की क्लासेज स्टार्ट हैं, आप इन्हें देखते रहें। आज हमारी एसे की क्लास सीरीज की यह 8वीं क्लास होगी। ये सारी क्लासेज 69th बीपीएससी को टारगेट करते हुए बनाई जा रही हैं। हालांकि आप किसी दूसरे स्टेट पीसीएस का भी एग्जाम देते हैं तो वहाँ भी एसे का पेपर पूछा जाता है और सेम इसी तरीके के एसे पूछे जाते हैं, इसलिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो जाती हैं उन बच्चों के लिए भी ये क्लासेस जो बीपीएससी के अलावा किसी दूसरे स्टेट पीसीएस या अन्य एग्जाम जहाँ पर एसे पूछा जाता है। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही क्लासेज आप तक पहुंचती रहें। जो बच्चे आज इस क्लास में पहली बार जुड़े हैं वो बच्चे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहीं पर आपको सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी जाती है और करंट अफेयर्स वहाँ डेली अपडेट किया जाता है, तो आप उसे भी पढ़ पाएंगे, उसे भी जान पाएंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ऐसे जब भी आप लिखें उसके लिए एक फॉर्मेट रूपरेखा पहले जरूर तैयार करें। आपके एग्जाम में 3 निबंध आते हैं, 3 निबंध के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं। तो ये समझ लीजिए कि 1 घंटा आपको एक निबंध लिखने के लिए होता है। तो उस 1 घंटे में सबसे पहले क्या काम होगा आपका कि आप कम से कम 8 से 10 मिनट उस विषय की रूपरेखा यानी उसका फॉर्मेट तैयार करेंगे। जब आप रूपरेखा तैयार कर लेते हैं तो समझ लो ऐसे लिखने का काम जो है पूरा हो जाता है। बस अब आपको वो 700-800 शब्द उन 50 मिनट में लिखने होते हैं, जो बहुत ही आसान काम हो जाता है। तो रूपरेखा हम इस एसे की पहले तैयार करेंगे। और एक बात, साहित्य से एक निबंध आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा आगे भी। जैसा कि 68th बीपीएससी में पूछा गया था ऐसे, आप 2 नंबर ऐसे देख रहे होंगे, लिखा है उसमें साफ साफ कि साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं है, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। तो आज का जो ऐसे है, जो विषय है साहित्य में लोक मंगल की भावना का औचित्य एवं महत्व, लगभग दोनों विषय का सारांश जो है सेम ही है। अगर आप इस एसे को पढ़ लेते हैं तो जो एग्जाम में पूछा गया विषय था उसको भी आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस विषय की रूपरेखा तैयार करते हैं। तो हमने ऊपर लिख लिया कि एसे का विषय क्या है, साहित्य में लोक मंगल की भावना का औचित्य एवं महत्व। लोक मंगल की भावना का मतलब क्या है कि लोक कल्याण यानी समाज का कल्याण, मानव का कल्याण जो है साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए। लोक मंगल की भावना होना चाहिए साहित्य का उद्देश्य, ना केवल आजकल हम देख रहे हैं कि जो साहित्य लिखा जा रहा है, जो फिल्में, जो कविताएं बन रही हैं, उनमें लोक रंजन यानी मनोरंजन का सामान ज़्यादा है। समाज का कल्याण, समाज का हित हो, ऐसा साहित्य अब बहुत कम लिखा जा रहा है। तो इस तरीके से एक प्रकार से साहित्य की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है, इस तरीके से भी अगर आपसे ऐसे पूछा जाए तो भी आप इसी कंटेंट को बस थोड़े से शब्दों का हेर फेर करके यूज कर सकते हैं। तो रूपरेखा हम कैसे तैयार करते हैं? तो रूपरेखा में वो सारी बातें होते हैं जो हम अपने एसे में लिखते हैं। तो एसे की शुरुआत कैसे करेंगे, फिर एसे की हमारी मेन बॉडी क्या होगी और एसे का हम अंत किस तरीके से करेंगे। कहते हैं अंत भला तो सब भला, यानी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए और हमारा अंत अच्छा होना चाहिए। बीच में एसे का फ्लो, एसे की कनेक्टिविटी बनी रहे, एसे के संदर्भ में, एसे के विषय के संदर्भ में हम विविध पहलुओं को दिखा सके, वो हम मेन बॉडी में करते हैं। उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करना बेहद जरूरी है। तो इस निबंध की शुरुआत कैसे करेंगे? तो इसकी शुरुआत करेंगे, मुंशी प्रेमचंद का एक निबंध है साहित्य का उद्देश्य। उस निबंध में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो हमारे विषय के बिल्कुल नज़दीक हैं। वो कौन सी पंक्तियां हैं, अभी जब हम निबंध देखेंगे तब उन पंक्तियों को भी देखेंगे। अभी के लिए बस रूपरेखा में इसका इंडिकेशन हम कर दे रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद का जो निबंध है साहित्य का उद्देश्य, उस निबंध की कुछ पंक्तियाँ हैं, उन पंक्तियों से अपने निबंध की हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम उसके दूसरे पैराग्राफ अब अपनी मेन बॉडी पर जाएंगे और मेन बॉडी में हम यह दिखाएंगे कि साहित्य में लोक मंगल की भावना और लोक रंजन की भावना के पीछे क्या विवाद है। क्योंकि हमें अक्सर यह देखने को मिलता है कि एक पक्ष कहता है कि साहित्य में लोक रंजन यानी लोक मनोरंजन होना चाहिए और दूसरा पक्ष कहता है कि साहित्य में लोक मंगल की भावना ही हमेशा होनी चाहिए। तो इस चीज़ को भी हम दिखाएंगे। उसके बाद साहित्य में लोक मंगल की भावना ये का औचित्य और उसका महत्व क्या है, क्योंकि जब तक हम उसके दूसरे पक्ष को नहीं दिखाएंगे लोक रंजन को, तब तक
जब हम इस पक्ष को लिखेंगे तो हम इस पक्ष के अंगेष्ट में खड़े होकर यह दिखा पाएंगे कि साहित्य में लोक मंगल की भावना कितनी जरूरी है, और इसके महत्व में दिखाएंगे कि साहित्य में लोक मंगल की भावना समाज कल्याण के लिए बेहद आवश्यक है, और उसका एक अच्छा उदाहरण देंगे रामचरितमानस का। फिर उसके बाद हम साहित्य में लोक रंजन के महत्व को भी दिखाएंगे, क्योंकि अगर कोई पक्ष यह कह रहा है कि साहित्य में लोक रंजन भी होना चाहिए तो उसके पक्ष को भी हमें दिखाना पड़ेगा। क्योंकि लोक रंजन का महत्व क्या होता है साहित्य में, इसकी सबसे खास बात है कि लोक रंजन यानी जो मनोरंजन होता है वह साहित्य को रोचक बनाता है, और दूसरी चीज जनमानस तक व्यापक स्तर पर यह पहुंचाता भी है। क्योंकि जब साहित्य में लोक मनोरंजन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति उस साहित्य को पढ़ने की चेष्टा करते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है चंद्रकांता का, तो ये चीज़ भी दिखाएंगे, और उसके बाद हम इसमें दिखाएंगे कि क्या सही है, यानी साहित्य में लोक मंगल की भावना होनी चाहिए या फिर लोक रंजन की भावना होनी चाहिए, इसमें क्या सही है, साहित्य में किस पहलू को हम चुनें। तो हम हमेशा कहते हैं आपको किसी एक पहलू को नहीं चुनना है, बल्कि एक संतुलित मार्ग अपनाना है, एक मध्यम मार्ग अपनाना है, यानी दोनों का समावेशन जरूरी है। अब जरूरी किस अनुपात में है ये आपको यहां पर बताना होगा कि लोक मंगल की भावना साहित्य का साध्य है, यानी जो साध्य है साहित्य का जो उद्देश्य है वह क्या है, लोक मंगल की भावना। क्योंकि लोक मंगल की भावना का मतलब ही होता है समाज का कल्याण, और समाज का कल्याण ही एक सिविल सर्वेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो साहित्य का उद्देश्य जो है या उसका साध्य जो है वह लोक मंगल की भावना होना चाहिए, लेकिन साधन के रूप में हम लोक रंजन के इनपुट को भी साहित्य में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, इसके महत्व को हमने यहाँ पर दिखाएंगे ही कि लोक रंजन साहित्य को रोचक बनाता है और जनमानस तक इसकी व्यापक पहुंच को भी सुनिश्चित करता है। और इसके लिए रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है कविता क्या है, इसमें इन्होंने इस बैलेंस यानी संतुलित माध्यम को बताया कि लोक रंजन का महत्व कितना होना चाहिए साहित्य में। तो इस चीज को हमने इंडिकेट कर दिया है कि इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद निष्कर्ष के रूप में हम लोक मंगल की भावना को समाज के कल्याण से जोड़ते हुए उसके औचित्य और महत्व को दिखाएंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है समाज का कल्याण, और समाज के कल्याण के लिए साहित्य क्या भूमिका निभा सकता है इस निष्कर्ष में हम दिखाएंगे। और उसके बाद अंत में एक कविता के साथ में इस निबंध को हम खत्म करेंगे कि अंधकार वहाँ है जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो इन पंक्तियों के साथ अपने निबंध को हम समाप्त करेंगे। तो एक फॉर्मेट हमने यहाँ पर दे दिया अपने निबंध को, इसी फॉर्मेट में हम एक एक करके इस फॉर्मेट को पूरा करते जाएंगे। जो चीज़ें हमने यहाँ बताई हैं कि कैसे इसकी शुरुआत करेंगे, फिर मेन बॉडी में किन किन पॉइंटों को लिखेंगे, इसी सिक्वेंस से लिखकर अपने निबंध को हम इन पंक्तियों के साथ खत्म करेंगे। एक बहुत ही कह सकते हैं अट्रैक्टिव, इफेक्टिव और एक शानदार ऐसे हमारा लिख के तैयार हो जाएगा। तो अब चलिए चलते हैं अपने ऐसे पर और ऐसे को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने रूपरेखा में बताया था कि हम ऐसे की शुरुआत करेंगे मुंशी प्रेमचंद की पंक्तियों से। मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य सृजन के उद्देश्य को अपने निबंध साहित्य का उद्देश्य प्रगतिशीलता में निम्न पंक्तियों से स्पष्ट किया है। यानी साहित्य सृजन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारा विषय क्या है, साहित्य में लोक मंगल की भावना का औचित्य और महत्व के बारे में पूछा। तो हम इन पंक्तियों में यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि साहित्य का जो मेन उद्देश्य है वह लोक मंगल की भावना होना चाहिए। प्रेमचंद ने अपने इस निबंध में बड़े ही बेखूबी से इन पंक्तियों को लिखा और उन्होंने कहा कि साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, उसका दर्जा इतना न गिराइए, क्योंकि साहित्य जो होता है वह देश भक्ति राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। तो इस तरीके से प्रेमचंद ने बहुत ही शानदार तरीके से इन पंक्तियों के माध्यम से उन साहित्यकारों को फटकार लगाई जो साहित्यकार केवल साहित्य के माध्यम से लोक मनोरंजन या लोक रंजन को करते हैं, केवल बाजार की मांग को पूरा करते हुए पैसे कमाने के लिए साहित्य का सृजन करते हैं। उनके साहित्य में समाज का कल्याण लोक मंगल की भावना नहीं होती है। तो उन साहित्यकारों को फटकार लगाई और कहा कि साहित्य का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, बल्कि उसका दर्जा आप इतना मत गिराइए। तो उन साहित्यकारों से कहा जो साहित्यकार केवल साहित्य के माध्यम से महफिल सजाते हैं और मनोरंजन का सामान जुटाते हैं, तो उसका दर्जा इतना ना गिराइए कि वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, यानी जो साहित्य है वह राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। तो इन पंक्तियों से हमने इस ऐसे की शुरुआत की जो बहुत ही शानदार पंक्तियां हैं। आप इन पंक्तियों को लिख सकते हैं, जब इस तरीके का ऐसे पूछा जाए तो आप इसे जरूर लिखें। अब जैसे हमने रूपरेखा में दिखाया था कि विवाद क्या है, लोक मंगल की भावना और लोक रंजन की भावना होनी चाहिए साहित्य में, इसे लेकर विवाद है। तो दरअसल यह विवाद वर्षों पुराना है कि साहित्य में लोक मंगल की भावना हो या लोक रंजन की।
लोक रंजन का यहाँ तात्पर्य मनोरंजन से है, यानी हम देखते हैं जो साहित्य, फिल्म, कुछ संगीत ऐसे लिखे जाते हैं जिसमें केवल मनोरंजन होता है। उन संगीतों को सुनकर ऐसा लगता है कि वो संगीत जो है वह समाज को जो है और विकृतियों की तरफ लिए जा सकते हैं। हम देखते हैं, हम स्पेसिफिक तो किसी भाषा संगीत पर उंगली नहीं उठा सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कुछ ऐसे संगीत होते हैं जिनको सुनने से ऐसा नहीं लगता है कि वो संगीत हमारे समाज के लिए हितकर होंगी। तो वर्षों पुराना एक विवाद है कि साहित्य में लोक मंगल की भावना हो या लोक रंजन की। लोक रंजन को लेकर भी खूब साहित्य लिखे गए, जिसे आमतौर पर बाजार की मांग पर लिखा जाता है। लोक मनोरंजन या लोक रंजन के साहित्य क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि बाजार में उनकी अत्यधिक मांग होती है और बाजार की मांग को पूरा करने के लिए लोक रंजन के साहित्य को साहित्यकार अपनी प्राथमिकता बना देते हैं और समाज कल्याण, समाज के हित में जो साहित्य हो उस साहित्य को वो नकारते जाते हैं केवल अपने लाभों को साधने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और साहित्य का आधुनिक स्वरूप इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हम देखते हैं कि प्राचीन काल हो या मध्यकाल हो, वहाँ पर ऐसे ऐसे साहित्य लिखे गए, चाहे वाल्मीकि द्वारा लिखे हों, तुलसी रामचरितमानस, कालिदास के काव्य हों, और हमारे 19वीं सदी के बहुत सारे लेखक, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, उन साहित्यकारों के अगर आप साहित्य देखें तो उसमें लोक मंगल की भावना आपको बहुत ही अच्छे से नजर आएंगी। लेकिन आधुनिक काल में जिस तरीके के साहित्य अब लिखे जा रहे हैं उनमें लोक रंजन का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि आज बाजार में उनकी मांग भी बढ़ रही है। तो साहित्य का जो आधुनिक स्वरूप है वह इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब साहित्यकार अपने साहित्य में लोक मंगल की भावना को स्थान देता है तभी वह साहित्य कालजयी रूप धारण करता है और इसकी महत्ता भी चिरकाल तक बनी रहती है। यानी कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि अगर आप केवल लोक रंजन की भावना को साधते हुए साहित्य लिखेंगे तो वह तत्कालिक रूप से भले आपका वो साहित्य की रचनाएं, वो कृतियां बिके बाजार की मांग के अनुसार, लेकिन उन साहित्य का जो महत्व है वह ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है। अगर आप लोक मंगल की भावना को साधते हुए किसी साहित्य की रचना करते हैं तो वह साहित्य कालजयी रूप का मतलब होता है कभी न मरने वाला। देखते हैं कि रामचरितमानस जिस तरीके से लिखा गया लोक मंगल की भावना को साधते हुए, हमें लगता है कि वह चिरकाल तक जीवित रहेगा, क्योंकि उसकी जो महत्ता है वह हमेशा बनी रहती है। समय कोई भी हो, अगर लोक मंगल की भावना से लिखा गया साहित्य होगा तो वह साहित्य अमर हो जाएगा। तो लेखक यही कहना चाहता है कि साहित्यकार अपने साहित्य में लोक मंगल की भावना को अगर स्थान देगा तो वह साहित्य कालजयी रूप धारण कर लेगा और उसकी महत्ता भी चिरकाल तक बनी रहेगी। उल्लेखनीय है कि एक व्यक्ति साहित्यकार होने के साथ ही समाज का नागरिक भी होता है। समाज में होने वाली घटनाओं को वह अपने साहित्य की विषय वस्तु बनाता है। इस संदर्भ में साहित्य का लोक मंगलकारी होना समाज के पक्ष में होता है। यानी यहाँ इस बात को समझाया गया है कि एक व्यक्ति न केवल साहित्यकार होता है बल्कि वह समाज का नागरिक भी होता है। और जब वह किसी बात को लिखता है, किसी साहित्य को लिखता है तो तत्कालीन समाज में जो व्यवस्था होती है उसको दिखाता है। इसलिए उस व्यक्ति का यह कर्तव्य भी है कि साहित्य में लोक मंगलकारी भावनाओं को प्राथमिकता दे। जैसा कि 20वीं सदी में मुंशी प्रेमचंद ने, अब हम एक उदाहरण दे रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का, जैसा कि 20वीं सदी में मुंशी प्रेमचंद ने अपने साहित्य सृजन से समाज के वंचित, शोषित, दलित, महिलाओं तथा बच्चों की समस्या को न केवल उभारा बल्कि उन्हें मुख्य धारा में लाने का भरसक प्रयास भी किया। तो यहाँ यह दिखाया गया है कि अगर आप एक साहित्यकार हैं तो उससे बढ़कर आप एक समाज के नागरिक हैं। तो एक जिम्मेदार समाज के नागरिक होने का आप कर्तव्य आपको निभाना चाहिए। आप साहित्य में उस चीज़ को जरूर उकेरें जो समाज के हित में हो। अगर समाज में कोई समस्या है, कोई ऐसा वर्ग है जो प्रताड़ित किया जा रहा है, जो पिछड़ा हुआ है, तो उसकी समस्याओं को उभारें ताकि उसका समाधान हो सके। और इसका एक अच्छा उदाहरण मुंशी प्रेमचंद को लिया जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद ने कैसे अपने साहित्य के सृजन से समाज के वंचित, शोषित, दलित, महिलाओं तथा बच्चों की समस्याओं को न केवल उस टाइम पर उभारा बल्कि उन्हें मुख्य धारा में लाने का भरसक प्रयास भी किया अपने साहित्य सृजन से। इसी तरह मध्यकाल में कबीर व तुलसीदास का साहित्य लोक मंगल की साधना था। लोक मंगल की साधना को समेटे हुए था कबीर और तुलसीदास का साहित्य। फलस्वरूप वो साहित्य आज भी हमारे बीच प्रासंगिक बने हुए हैं और समाज को निरंतर प्रेरणा देते हैं। तो हमने यहाँ पर दिखाया कि अगर लोक मंगल की भावना से किसी साहित्य का सृजन किया जाता है तो साहित्यकार एक तो अपने नागरिक होने के कर्तव्य को निभाता है, दूसरा उसका साहित्य भी लंबे समय तक अमर रहता है और समाज को प्रेरणा देता रहता है, जिस तरीके से मुंशी प्रेमचंद, कबीरदास, तुलसीदास साहित्यकारों ने किया।
वस्तुतः साहित्य के बारे में कहा भी जाता है कि साहित्य अपने समाज का दर्पण होता है। ये पंक्ति आपने सुनी भी होगी। तो साहित्य अपने समाज का दर्पण होता है और साहित्यकार अपने समय की समस्याओं और परिस्थितियों को अपनी कलम से उकेरता है। यानी साहित्यकार क्या होता है, वो साहित्य लिखता है, अपने समय की परिस्थितियों को, अपने समय की समस्याओं को उकेरता है और समाज के सामने साहित्य के रूप में एक दर्पण की तरह होता है, जिससे सभी आदमी रूबरू होते हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। तो हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से साहित्यकार का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्यों साहित्यकार को लोक मंगल की भावना को साधते हुए ही साहित्य का सृजन करना चाहिए, उस उद्देश्य को भी हमने यहाँ पर दिखाया। जिन प्राचीन ग्रंथों को मानव सभ्यता का इतिहास समझा जाता है उसमें ग्रीक, सीरियाई ग्रंथ तथा भारतीय साहित्य प्रमुख है। यानी जिन प्राचीन ग्रंथों को हम मानव सभ्यता का इतिहास समझते हैं, यानी मानव सभ्यता कैसे पनमी, कैसे जन्मी और कैसे कैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, उसके लिए चाहे वो ग्रीक हो, चाहे सीरियाई ग्रंथ हो या भारतीय साहित्य हो, ये सभी प्रमुख हैं। इन साहित्य के माध्यम से ही मानव सभ्यता के विकास को हम समझ पाते हैं। भारतीय वेद और उपनिषदों में हम तत्कालीन समाज की संस्कृतियाँ को के साथ साथ मनुष्य की जिज्ञासाओं को भी जान पाते हैं। यानी आप वेद और उपनिषद पढ़ेंगे तो उस समाज में उस टाइम पर क्या संस्कृति थी वो तो पता ही चलती है। दूसरी चीज़, हम मनुष्य की जिज्ञासाओं को भी जान पाते हैं कि मनुष्य उस टाइम पर क्या चाहता था, उसकी क्या जिज्ञासा थी, क्योंकि जिज्ञासाएं ही क्या होती हैं, विकास को, कल्पनाओं को जन्म देती हैं, जिसके माध्यम से मनुष्य निरंतर जो है आगे बढ़ता रहता है, निरंतर नई नई चीज़ों की खोज करता रहता है। वस्तुतः साहित्य ही है जो अपने समय की न केवल बाह्य परिस्थितियों से परिचय कराता है बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर आंतरिक परिपाटी को खोलकर हमारे सामने रख देता है। बालकृष्ण भट्ट अपने निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास, बालकृष्ण भट्ट का एक निबंध है, उसका नाम है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास। इसमें वे कहते हैं कि किसी देश का इतिहास पढ़ने से केवल बाहरी हाल हम उस देश का जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय के अभ्यंतरिक भाव भी हमें परिस्फुट हो सकते हैं। तो निबंध में जिस तरीके से पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि अगर आप किसी काल समय का इतिहास पढ़ते हैं तो केवल आपको बाहरी चीज़ें पता चलेंगी, यानी इतिहास में क्या हुआ था, कौन राजा था, कौन राजा नहीं हुआ था, किसके साथ युद्ध लड़ा था, कौन जीता था। ये बाहरी चीज़ तो हम इतिहास को पढ़कर जान सकते हैं, लेकिन समाज का जो आंतरिक मन था, व्यक्ति की जो आंतरिक अभिव्यक्ति थी, वो हम साहित्य के द्वारा ही समझ सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने अपने साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास में इन पंक्तियों को बहुत ही अच्छे से उकेरा। तो यहाँ पर हमने कुछ साहित्य की विशेषताओं के बारे में, साहित्य के महत्व के बारे में बताया कि साहित्य जो है न केवल बाह्य परिस्थितियों से परिचय कराता है तत्कालीन समाज की, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर आंतरिक परिपाटी को भी खोलकर हमारे सामने रख देता है, और जिसकी पुष्टि हमने बालकृष्ण भट्ट की इन पंक्तियों से की है। तो अभी तक तो जान लिया कि साहित्य के लोक मंगलकारी होने के औचित्य एवं उसके महत्व की परिपाटी पर समाज का कल्याण निहित होता है। तो अभी तक हमने यह जान लिया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, दर्पण में हम जो दिखाएंगे वही हमको आने वाले समय में सीख देगी। यानी अगर हम केवल लोक रंजन की भावना से साहित्य उस टाइम लिखा जाता, सोचिए अगर वाल्मीकि या फिर कालिदास जैसे कवि अगर केवल लोक रंजन की भावना से अगर साहित्य का सृजन करते तो आज की जो पीढ़ी है वह क्या प्रेरणा लेती, वही प्रेरणा लेती जो उस टाइम के साहित्य को पढ़ती, उसी तरीके से वह प्रेरणा लेती। लेकिन अगर वह लोक मंगल की भावना से साहित्य लिखा गया तो आने वाली पीढ़ियाँ, तत्कालीन समाज तो तत्कालीन समय की जो परिस्थिति और समस्याएं हैं उनका निराकरण तो वो साहित्य करेगा ही, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वह प्रेरणा बन जाता है। तो साहित्य समाज का दर्पण है, इस उद्देश्य को दिखाते हुए साहित्य में लोक मंगल की भावना अवश्य निहित होनी चाहिए, इस बात को हमने अभी तक समझ लिया है। किंतु अब सवाल यह है कि क्या साहित्य मात्र लोक मंगलकारी उद्देश्य से ही लिखा जाना चाहिए। तो अब हम रूपरेखा के उस पहलू में आ रहे हैं जहां पर साहित्य में लोक रंजन का भी महत्व होना चाहिए, तो उसको भी अब हम दिखाएंगे एक सवाल की पुष्टि करके। अब हमने पुष्टिका कर दी, पहले तो बता दिया कि साहित्य में लोक मंगलकारी की भावना कितनी बेहद जरूरी है, कितना अनिवार्य है, और एक सवाल उठा दिया कि क्या साहित्य मात्र लोक मंगलकारी उद्देश्य से ही लिखा जाना चाहिए, क्योंकि विवाद भी हमने पहले दिखाया कि साहित्य को लोक मंगलकारी भावना से लिखना चाहिए या लोक रंजन की भावना से। तो साहित्य क्या केवल लोक मंगलकारी भावना के उद्देश्य से ही लिखा जाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर यह पाया गया कि केवल लोक मंगल के उद्देश्य से लिखा गया साहित्य नियमों व सिद्धांतों की आदर्श किताबें बनकर रह जाती हैं। तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि जो भी साहित्य केवल लोक मंगल की भावना से लिखे गए वो साहित्य जनमानस तक व्यापक स्तर पर नहीं पहुंचे,
वो साहित्य केवल नियमों और सिद्धांतों, यानी केवल आप लोक मंगल की भावना से ही लिख रहे हैं कि क्या होना चाहिए, मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस उद्देश्य के साथ ही केवल अगर उस साहित्य की आप रचना कर रहे हैं तो वह एक प्रकार से नियमों व सिद्धांतों की आदर्श किताब बनकर ही रह जाती है। वह ना तो जनमानस तक सही से पहुंच पाती है और ना ही यथार्थ को जमीन पर उतार पाती है। तो यह समस्या रहती है अगर केवल लोक मंगल की भावना के साथ किसी साहित्य को रचा जाए। इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि साहित्यकार के द्वारा साहित्य में लोक मंगल के साथ साथ लोक रंजन को भी एक अनुपात में जगह दिया जाना चाहिए। तो इसलिए अनिवार्य क्या है, हमने क्या बताया था, आप लोक मंगल की भावना को साध्य के रूप में दिखाएंगे। दूसरा, लोक रंजन का महत्व क्या है, इसको भी आप संतुलित वे में थोड़ा सा बताएंगे। तो लोक रंजन के महत्व को हमने बता दिया कि लोक रंजन का महत्व होगा तभी वह जनमानस तक सही से पहुंच पाएगा, तभी वह थोड़ा सा रोचक होगा, तभी आप उस लोक मंगल की भावना को व्यापक सामाजिक स्तर पर बता पाएंगे जिसकी हमेशा जरूरत होती है। तो लोक रंजन भी अनिवार्य है। इसलिए साहित्यकार को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि केवल लोक मंगल की भावना से न लिखे, नहीं तो वह साहित्य नियमों और सिद्धांतों की एक आदर्श किताब बनकर ही रह जाएगी। इसलिए साहित्यकार को चाहिए कि लोक मंगल के साथ साथ लोक रंजन को भी एक अनुपात में जगह दे, क्योंकि हास्य और व्यंग के बिना साहित्य में पंच नहीं आ पाएगा। पंच मतलब वो चीज़ नहीं आ पाएगी। आप देखते हैं, आप कोई मान लो मूवी देख रहे हैं, बहुत सीरियस है, लेकिन अगर उसमें एक दो किरदार ऐसे हों जो बीच बीच में हास्य और व्यंग कर दें तो जो है उस पिक्चर की या उस फिल्म की जो है कहते हैं रुचि बढ़ जाती है। व्यक्ति जो है बहुत देर तक बहुत अच्छे से पूरे ध्यान से उसको देखता है। इसलिए साहित्य में लोक मंगल होना चाहिए एक उद्देश्य के रूप में, लेकिन लोक रंजन को एक साधन के रूप में जगह दें ताकि उसमें हास्य और व्यंग हो और व्यक्ति जो है उसमें बहुत अच्छे तरीके से रुचि लेकर उसको पढ़े और देखे। इसलिए क्योंकि साहित्य और व्यंग के बिना साहित्य में पंच नहीं आ पाएगा और वह एक ऐसी पुस्तक बनकर रह जाएगी जो सिर्फ नियमों कायदों को सिखाती है। क्योंकि पुस्तक का पढ़ा जाना और फिल्म का देखा जाना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्यों उपलब्धि है? अगर मान लो आपने साहित्य को लिखा केवल लोक मंगल की भावना से, उसको खूब लिख दिया, लेकिन जब किसी व्यक्ति ने उसको पढ़ा नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। कोई आपने फिल्म बनाई समाज के कल्याण को लेकर, ये अगर फिल्म चलेगी तो लोग उससे बहुत ज़्यादा सीखेंगे, लेकिन अगर वो फिल्म देखी ही ना जाए तो सोचो उस फिल्म के बनाने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए किसी साहित्य का पढ़ा जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए बिना लोक रंजन के यह असंभव है कि कोई पुस्तक पढ़ी जाए और फिल्म देखी जाए। इसलिए असंभव क्या हो जाता है कि अगर आप केवल किसी फिल्म किसी पुस्तक में केवल नियम कायदे ही बताते जाएंगे, उसको रोचक नहीं बनाएंगे, तो शायद कोई व्यक्ति जो है उस किताब को पूरी पढ़े, उसको अच्छे से समझे। इसलिए लोक रंजन का होना बेहद अनिवार्य है लोक मंगल की भावना को साधते हुए। यही कारण है कि हर साहित्य में कुछ ऐसे पात्र रचे जाते हैं जो लोक रंजन भी करते हैं। जैसे बाबू देवकीनंदन, खत्री के उपन्यास भूतनाथ और चंद्रकांता इसके अच्छे उदाहरण हैं। तो हम देखते हैं कि जब बाबू खत्रीनाथ का चंद्रकांता उपन्यास आया था तो इसको जो है पढ़ने के लिए लोगों की एकदम कह सकते हैं भीड़ उमड़ पड़ी थी। तो इसी माध्यम से क्या हुआ कि कुछ लोगों ने हिंदी सीख भी ली केवल चंद्रकांता उपन्यास पढ़ने के लिए। बाकी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई गई जो लोक मंगल की भावना को साधती हैं। तो चंद्रकांता में दो चीज़ें हो गई, उसमें लोक रंजन था इसलिए लोगों ने उसको खूब पढ़ा। उसके पढ़ने से क्या हुआ, लोगों में एक तो हिंदी पढ़ने की आदत पड़ गई, दूसरी चीज़ उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो लोक मंगल की भावना को भी साधती थी, तो वो ज़्यादा जनमानस तक वो सारी बातें पहुंच सकी। दूसरा उदाहरण इसका तुलसीदास, आप देख सकते हैं बेस्ट उदाहरण है। तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस आज पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है और इसका यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी है, जहाँ तुलसीदास ने राम के माध्यम से राम राज्य यानी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा रखी। वहीं कुछ ऐसे दृश्यों को भी दर्शाया जहाँ जनमानस को लोक रंजन भी होता है। जैसे हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने वाला दृश्य, हम उसमें बड़ा मजा लेते हैं, खूब हंसते हैं। अशोक वाटिका में जब उनके द्वारा फल खाए जाते हैं, पेड़ों को उजाड़ा जाता है, वह दृश्य क्या होता है, कुछ ऐसे दृश्य हम देखते हैं जहां हमको मजा आता है, लोक रंजन होता है। उसी लोक रंजन में क्या होता है, हम पूरे उस रामचरितमानस को जो है बेहद रोचकता के साथ पढ़ लेते हैं, उसको देख लेते हैं। तो तुलसीदास का जो उद्देश्य था राम राज्य की अवधारणा को रखना और उसे व्यापक स्तर पर लोगों में फैलाना, तो वह उद्देश्य तभी पूरा हो पाया जब उसमें लोक रंजन को भी महत्व दिया गया। लोक रंजन था तभी लोग जो है रामचरितमानस को अच्छे से पढ़ते हैं। उसके बाद जो फिल्म दर्शाई जाती है रामचरितमानस राम की भूमिका में, लोग उसको भी बहुत ही अच्छे से देखते हैं। तो वहाँ लोक मंगल की भावना भी सस्ती है, समाज का कल्याण भी होता है, राम के आदर्श भी व्यापक स्तर पर समाज में फैलते हैं। और दूसरा, लोक रंजन के द्वारा उस साहित्य को रोचकता मिलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों में फैलता भी है। तो रामचरितमानस एक इसका अच्छा उदाहरण है।
वस्तुतः साहित्य लोक मंगल हेतु रचा जाता है और उसमें कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो हमने रामचरितमानस को देखा कि लोक मंगल के उद्देश्य से ही रचा गया था और उसका उद्देश्य क्या था? मेन राम राज्य की अवधारणा को दिखाना कि एक राजा को किस तरीके से होना चाहिए। तो उसमें एक उद्देश्य भी था, एक आदर्श राम को दिखाया, लोक कल्याणकारी राम राज्य की अवधारणा को दिखाया। बगैर लोक मंगल के वह ऐसा साहित्य बन जाएगा जो तत्कालिक तौर पर भले लोक रंजन करे लेकिन उसका कोई स्थायी मूल्य नहीं होगा। यानी अगर आप केवल लोक रंजन को लेकर अगर साहित्य रचेंगे तो तत्कालिक रूप से भले उसकी कृतियां खूब बिके लेकिन वह उसका कोई स्थायी मूल्य नहीं होगा, वह बहुत ही जल्दी उसका महत्व खत्म हो जाएगा। भले लोक मंगल के मापदंड बदलते रहें पर लोक मंगल की भावना ही मूल मंत्र है। यानी लोक मंगल के मापदंड बदल सकते हैं समय के अनुसार लेकिन जो भावना होती है वही जो होती है लोक मंगल का मूल मंत्र होती है। यानी समाज परिवर्तित होता है तो समाज के कुछ नीति नियम भी बदलते जाते हैं, तो नीति नियम तो बदलेंगे लेकिन भावनाएं कभी नहीं बदलती हैं। अगर भावना समाज के कल्याण को लेकर हैं तो वो भावनाएं हमेशा जीवित रहती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कृत एक निबंध है कविता क्या है, हमने अपनी रूपरेखा में इसका इंडिकेशन किया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है कविता क्या है। इस निबंध में साहित्य के लोक रंजन होने एवं लोक मंगल की भावना को बहुत ही मार्मिक रूप से स्पष्ट किया है। यानी क्या सही है क्या गलत है, किस अनुपात में लोक रंजन की भावना साहित्य में होनी चाहिए लोक मंगल की साधना को समेटते हुए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना था कि साहित्य को लोक रंजन साधन होना चाहिए ना कि साध्य। साहित्य का साध्य सदैव लोक मंगल की भावना ही है। यानी जो साध्य है, जो उद्देश्य है साहित्य का, वह होना चाहिए लोक मंगल की भावना। केवल साधन के रूप में हमें लोक रंजन को अपनाना चाहिए। साधन के रूप में इसलिए क्योंकि जब लोक रंजन का इनपुट होता है आपके साहित्य में तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ा जाता है, जनमानस तक उसका ज़्यादा प्रसार भी होता है। तो साहित्य का साध सदैव लोक मंगल की भावना ही है, केवल साधन के रूप में लोक रंजन को अपनाना चाहिए। और वे कहते हैं कि मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थिर किए रहती है। यानी साहित्य में मनोरंजन एक शक्ति की तरह एक साधन के रूप में है जिससे क्या होता है, जो साहित्य होती है, जो कविता होती है, अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थिर रखती है। किंतु साथ ही वे यह भी कहते हैं कि इसके बावजूद, यानी अगर लोक रंजन की भावना मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थिर रखती है, उसे पढ़ने के लिए मजबूर करती है, लेकिन इसके बावजूद कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। यानी साहित्य का जो अंतिम लक्ष्य है वह लोक मंगल की साधना है। साधन के रूप में आप केवल लोक रंजन को उसमें समाहित करें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों के माध्यम से बहुत ही स्पष्ट रूप से लोक रंजन और लोक मंगल होना चाहिए, किस अनुपात में होना चाहिए साहित्य में, इस चीज को यहाँ इन्होंने बता दिया। अब हम लोग धीरे धीरे अपने निष्कर्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर साहित्य का उद्देश्य मानव से शुरू होकर मानव पर समाप्त हो जाता है। समाज में उसी साहित्य की प्रासंगिकता है जो मानव की चित्तवृत्तियों का समुचित वर्णन करे। यह बात सत्य है कि जनता की चित्तवृत्तियां समय समय पर बदलती रहती हैं। इस कारण लोक मंगल की अवधारणा भी काल व परिस्थितियों को समुचित स्थान साहित्य में देना चाहिए। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने सच ही कहा था। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण की कविता है एक, जिसमें इन्होंने कहा था कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है। आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य। जहाँ सूर्य नहीं है वहाँ क्या होता है? अंधकार। तो अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। यानी साहित्य तो होना चाहिए, साहित्य अगर नहीं है तो वह देश क्या है? मुर्दा है। तो इस तरीके से हमने अपने निबंध को समाप्त किया। अब थोड़ा सा केवल कंक्लूजन के रूप में कुछ पंक्तियाँ हम अंत में लिख देंगे। अतः स्पष्ट है कि किसी भी समाज में साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है और लोक मंगल की भावना से ही वह अपने समाज का समुचित मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिसे हम अतीत में हुई विभिन्न कृतियों एवं सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन के संदर्भ में देख सकते हैं। लोक मंगल को इसलिए भी साहित्य से नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि जहां भी आपको विजय दिखानी होती है यह लोक मंगल की भावना ही उसका आधार बनती है। तो लोक मंगल की साहित्य का लोक मंगल की भावना का औचित्य और उसका क्या महत्व है, उस संदर्भ में हमने इस निबंध को बहुत ही शानदार तरीके से लिखा। जिस रूप में हमने अपनी रूपरेखा को बनाया था कि कैसे इसकी शुरुआत करेंगे, फिर हम एक विवाद दिखाएंगे लोक मंगल लोक रंजन को, फिर लोक मंगल की भावना के औचित्य और उसके महत्व को दर्शाएंगे। साहित्य में लोक रंजन का क्या महत्व है इस बात को भी बताएंगे, क्या सही है क्या गलत है। हमने दिखाया कि दोनों का समावेशन होना चाहिए और इसकी पुष्टि की थी हमने रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियों से। उसके बाद एक कंक्लूजन के रूप में लोक मंगल की भावना समाज के कल्याण से जोड़ते हुए इसके औचित्य एवं महत्व को सारगर्भित किया और अंत में
हमने इन पंक्तियों के साथ में अपने निबंध का अंत किया, अपने निबंध को समाप्त किया। तो आई होप आपने इस निबंध को अच्छे से समझा होगा, जाना होगा कि एक शानदार निबंध एक आसान भाषा में सरल शब्दों में आपको लिखना होता है। बहुत टेक्निकल लैंग्वेज आप अपने ऐसे में नहीं यूज करना होता है, ताकि लेखक जो है बस पढ़ते जाए, उसको पता ही नहीं चले कब हमने शुरुआत की, कब इसका अंत हो गया। तो आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। इस तरह हमने एक शानदार तरीके से अपने इस निबंध को समाप्त किया, इसको पढ़ा। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास के साथ में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो भी क्वेरीज हों उसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। किस विषय पर आप अब चाहते हैं कि अगला निबंध हो, ये चीज़ भी आप हमें बताएं। दूसरी चीज़, इस क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों में शेयर करें जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन क्लासेस का लाभ मिले। जो आप इन क्लासेस में बदलाव लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इन क्लासेस में कुछ कमियाँ हैं, तो उन कमियों को सुझाव के रूप में ज़रूर दें, उन्हें पूरा सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य आपका सिलेक्शन है, आपके अनुकूल सारी क्लासेज हों, ये हमारा उद्देश्य है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।